Hello everyone, welcome to the class 10th chapter 6 life process and the lecture number 11। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, अ पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है, वो जो डायग्राम है थोड़ा सा आप रिमाइंड करिए। अ पेयर ऑफ किडनीज पढ़ी थी, फिर वहां पर रीनल आर्टरी और रीनल वेन, देन पेयर ऑफ किडनीज से क्या कनेक्ट था, यूरेटर्स जो पेयर में थे, देन उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से आगे क्या था, यूरेथ्रा, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। सिस्टम के बारे में फंक्शनिंग भी पढ़ी थी कि क्या क्या होता है। किडनी में हमने ये पढ़ा था कि वहां पर ईच किडनी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स मींस एक्सक्रीटरी यूनिट्स ऑफ किडनीज, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिलेट करती हूँ मैं कि नेफ्रॉन में मैंने ये बताया था कि नेफ्रॉन का फंक्शन है ब्लड को फिल्टर करना और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है दैट इज यूरिया, उसको यूरिन के थ्रू कहाँ निकालना, बॉडी से एक्सक्रीट करवा देना। ये किसका फंक्शन था, ये नेफ्रॉन का फंक्शन था। जो एक्सक्रीटरी यूनिट्स हैं किसमें प्रेजेंट होती हैं, हर एक किडनी में, यानी कि ईच किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो किस तरीके से फंक्शनिंग करते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से यूरिन बनता है, ब्लड फिल्टर होता है और यूरिन के थ्रू यूरिया एक्सक्रीट हो जाता है, यही आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है, ठीक है। और जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, मैं हर एक वीडियो में यही बोलती हूँ, आई बटन है, ठीक है, उसे क्लिक करिए, वहां पर आपको प्रीवियस वीडियोस शो हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है वो थोड़ा सा मैं रफली यहाँ पर बना रही हूँ, ये रफली आइडिया है, ऐसे ही बनता है ये, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से भी बना देंगे तो भी ये 100% सही है। तो साथ साथ आप बनाइए, पहले मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी, उसको फिर थोड़ा सा लेबल करेंगे और फिर लेबल करने के बाद 1 बाय 1 उसकी फंक्शनिंग हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो थोड़ा इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये कप शेप्ड बनाया मैंने, ठीक है, दिस इज कप शेप्ड। अब इस कप शेप से हम इस तरीके से ये फोल्ड करके और ये यू करेंगे, यू टर्न इस तरीके से, ठीक है। देन यहां पर भी फिर ये फोल्ड होंगे और उसके बाद यहां पर एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। इतना आसान है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर लेबलिंग में बताऊंगी, लेकिन एक बार आप बना लीजिए कि कैसे बनाना है। यहां से इस तरीके से, ठीक है। देन यहां पर हम छोटे छोटे ये पोर्स लाइक बनाएंगे स्ट्रक्चर्स। देन उसके बाद यहां से, अब ये हम तो लेके गए थे इस तरीके से यू शेप में, ठीक है, अब उल्टा यू लेके आना है हमने, ठीक है। तो अब इस तरीके से लाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। पहले हमने सीधा यू बनाया, अब हम यहां से उल्टा यू लेके आ रहे हैं। अब हम इसको लेबल करते हैं कि क्या चीज है ये जो आपको कप शेप दिखाई दे रहा है, दिस वन कप शेप जो स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल, तो क्या शेप है इसकी, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। अब कप शेप स्ट्रक्चर जो है वो आगे किससे कनेक्ट है, यहां से ये कप शेप स्ट्रक्चर है जिसको हमने बोमन्स कैप्सूल बोला, ये आगे किससे कनेक्ट है, दिस वन, यहां से ये कॉइल्ड पोर्शन से, ये कॉइल्ड पोर्शन प्लस ये जो यू शेप है ये सारा, और फिर दोबारा ये कॉइल्ड हो जाता है यहां तक। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, इस कॉइलिंग से लेके इस यू शेप से लेके इस कॉइलिंग तक, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है पोर्शन, इसे हम बोलते हैं टिब्यूल। टिब्यूल, ठीक है। ये नेफ्रॉन का ही स्ट्रक्चर है और उसके पार्ट्स हैं।
नंबर 1 जो पार्ट था दैट इज बोमन्स कैप्सूल, जो कप शेप्ड है। इसको हमने कहां से आगे इस तरीके से ये कॉइल शेप बनाया, अब कॉइल शेप से वो यू शेप में आया, देन फिर अगेन वो कॉइल शेप में आया और यहाँ जाके रुक गया। तो एक कॉइलिंग से लेके यू शेप से लेके अगेन कॉइलिंग तक ये सारा का सारा क्या कहलाता है? आपका ट्यूबुलर पार्ट कहलाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। देन जो अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जहां पे ये कॉइलिंग कनेक्ट है, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। इसे बोलते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। देन अब ये जो दिस वन, ये जो एक लाइन जा रही है, एक्चुअल में ये क्या है? यहां पर क्या प्रेजेंट है? दैट इज रीनल आर्टरी। आप वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक बार रिमाइंड कीजिए डायग्राम, वहां पर रीनल आर्टरी कहां पर थी? ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर रीनल आर्टरी है और इस रीनल आर्टरी से ये लाइन कनेक्ट है। तो ये लाइन क्या है? एक्चुअल में ये क्या है? ये ब्लड कैपिलरीज हैं। और कौन सी ब्लड कैपिलरी है ये? दिस इज एफरेंट, नाम है इसका एफरेंट arteriole. The name of the blood capillary that is connected to renal artery is called afferent arteriole. ये मैं बता चुकी हूँ। आर्टरियोल्स क्या होते हैं? आर्टरी के आगे फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आर्टरियोल बोलते हैं, जो पर्टिकुलरली कहाँ तक ब्लड लेके जाती हैं? ऑर्गन्स तक ब्लड को लेकर जाती हैं। ठीक है, तो रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टरियोल कनेक्ट है और आगे फर्दर इसकी और ब्रांचेस हैं और ये क्या बना रही हैं? एक तरह से इस तरह का स्ट्रक्चर बना रही हैं। ये बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं। दिस वन, ये सारी की सारी क्या हैं? बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर अब इकट्ठी हो गई। तो अब ये जो इस तरह से ब्लड कैपिलरीज ने जो स्ट्रक्चर बनाया, इस तरह के स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्या बोला जाएगा? दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये इस तरह का जो ब्लड कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ये ध्यान रखना, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और इसी ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये छोटे छोटे, ये देखिए जो बॉक्सेस बने हुए हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्लिट्स, पोर्स। ठीक है, जो छानने का, फिल्ट्रेट का काम करेंगे, जो ब्लड को छानेंगे। ठीक है, इनको स्लिट्स बोला जाता है, छोटे छोटे पोर्स बोला जाता है, जो इन कैपिलरीज में होते हैं। आपको पता ही है कैपिलरीज में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस हो गया ये। देन अब ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये फर्दर आगे जा रही हैं, ये इस तरीके से ऐसे जा रही हैं, इस तरीके से यहाँ पर। अब ये किसको राउंड ऑफ कर रही हैं? ये किसको राउंड ऑफ कर रही है? ट्यूबुलर पार्ट को राउंड ऑफ कर रही है। ट्यूबुलर पार्ट के सराउंड ये घूम रही है। फिर ट्यूबुलर पार्ट के सराउंड घूमते हुए इस तरीके से जाते हुए ये आगे किससे कनेक्ट हो जाएंगी? रीनल वेन से। रीनल वेन से कनेक्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब ग्लोमेरुलस का एक पोर्शन तो रीनल आर्टरी से कनेक्ट होता है। किसके थ्रू कनेक्ट होता है रीनल आर्टरी से? एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू। और ग्लोमेरुलस का दूसरा पोर्शन, ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ग्लोमेरुलस का दूसरा पोर्शन किससे कनेक्ट होगा? यानी कि दूसरा एंड किससे कनेक्ट होगा? रीनल वेन से कनेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर भी वो रीनल वेन से किसके थ्रू कनेक्ट होगा? कौन सी आर्टरियोल के थ्रू कनेक्ट होगा? दैट आर्टरियोल इज कॉल्ड, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, आर्टरियोल इज कॉल्ड इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, तो इट मींस जो यहाँ पर इफरेंट आर्टरियोल है वो कनेक्ट करवा रही है इन ब्लड कैपिलरीज को किसके साथ? रीनल वेन के साथ। या हम कह सकते हैं कि जो इफरेंट आर्टरियोल है वो ग्लोमेरुलस के दूसरे एंड को किससे कनेक्ट करवा रही है? रीनल वेन से कनेक्ट करवा रही है। और ग्लोमेरुलस का जो पहले वाला एंड है वो एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू किससे कनेक्ट है? रीनल आर्टरी से कनेक्ट है। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा? देन अब ये जो ट्यूबुलर पार्ट है, यहाँ से कॉइल्ड पोर्शन से लेके ये यू शेप से लेके फिर अगेन कॉइल्ड पोर्शन तक, इसके भी नाम है। इस कॉइल्ड पोर्शन का ट्यूबुलर पार्ट के इस कॉइल्ड पोर्शन का नाम है पीसीटी। पीसीटी। ठीक है, पीसीटी मींस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या नाम है? प्रॉक्सिमल। पीसीटी मींस प्रॉक्सिमल
कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, ये नेम होता है इसका, इस कॉइल्ड पोर्शन का। ट्यूबुलर पार्ट यही सारा, उसमें भी इस कॉइल्ड पोर्शन का, कॉइल्ड ट्यूब्यूल का क्या नाम है, प्रॉक्सिमल यानी कि पहला, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देन अब ये जो यू शेप है, दिस यू शेप स्ट्रक्चर, ये भी ट्यूबुलर पार्ट है, इसका भी नाम है, दिस यू शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हैनलेज लूप, दिस इज कॉल्ड हैनलेज लूप, ठीक है। जैसे ये जूड़ा पिन होती है ना, ऐसे इस तरीके से यू शेप में, ऐसा ही है ना ये स्ट्रक्चर भी जूड़ा पिन की तरह, ठीक है। तो इस यू शेप स्ट्रक्चर का क्या नाम है, हैनलेज लूप। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। पहला ट्यूब्यूल का पार्ट क्या हुआ, पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सेकेंड क्या हुआ, हैनलेज लूप, ये यू शेप जो है। अब ये जो थर्ड कॉइल्ड पोर्शन है ना ट्यूब्यूलर पार्ट का, दिस इज थर्ड कॉइल्ड पोर्शन, फर्स्ट कॉइल्ड पोर्शन, सेकंड यू शेप पोर्शन, थर्ड कॉइल्ड पोर्शन अगेन। तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड डीसीटी, डीसीटी। डीसीटी मीन्स डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि बाद वाला कॉइलिंग। डिस्टल मीन्स बाद वाला, प्रॉक्सिमल मीन्स पहले वाला, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इतना क्लियर है। ये सब क्या था, ये आपकी लेबलिंग थी और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था, इस तरीके से बनाया जाता है। अब हमने पढ़ना है कि इसकी फंक्शनिंग क्या होती है, ठीक है। अब वन बाय वन हम इसकी क्या पढ़ेंगे, फंक्शनिंग पढ़ेंगे। इसकी फंक्शनिंग में 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जो नेफ्रॉन की फंक्शनिंग है, क्या फंक्शनिंग है, यूरिन बनाना, ब्लड फिल्टर करना और यूरिन बनके उसके थ्रू क्या बाहर करना, यूरिया को बाहर करना, दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। यही था ना इसका, यही फंक्शनिंग है नेफ्रॉन की। तो उसके अंदर 3 स्टेप्स आते हैं। नंबर 1 स्टेप इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नंबर 1 स्टेप इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये मैं रब कर रही हूँ, एक बार आपने नोट कर लिया होगा। नंबर 1 इज, इसी के थ्रू आज हम पढ़ेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। नंबर 2 सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। एंड नंबर 3 सिक्रीशन, सिक्रीशन, ठीक है। नंबर 1 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नंबर 2 सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड नंबर 3 सिक्रीशन। इन तीनों स्टेप्स के थ्रू ही क्या होगा, ब्लड फिल्टर होगा और यूरिन बनेगा और यूरिन के थ्रू यूरिया एक्सक्रीट हो जाएगा। साथ में एक चीज और होगी, जब यूरिया एक्सक्रीट होता है, यूरिन बनता है और ब्लड फिल्टर होता है, तो साथ में एक चीज और होती है, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। बॉडी के अंदर ऑस्मोसिस होती रहती है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आयंस यानी कि सॉल्ट और वाटर का बैलेंस बना रहना, ब्लड में भी और कहां पर, ऑर्गन्स में भी। तो ऑर्गन से ब्लड, ब्लड से ऑर्गन्स में ऑस्मो रेगुलेशन होता रहता है, बैलेंस बना रहता है। तो वो भी किस प्रोसेस से, इस तीनों प्रोसेस से। वो हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 की किस तरीके से होता है, कौन सा पार्ट ऑस्मो रेगुलेशन बना के रखता है, कौन से पार्ट के थ्रू ब्लड फिल्टर होता है और कौन से पार्ट और प्रोसेस के थ्रू वापस क्या होती है, रीएब्जॉर्प्शन होती है, जिसके कारण यूरिन बनता है और यूरिन के थ्रू क्या बाहर निकल जाता है, यूरिया बाहर निकल जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है बेटा। तो एक बार ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे स्टार्ट करवाती हूँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसी के थ्रू। ये अगर आपको समझ आ गई लेबलिंग और डायग्राम, तो फंक्शनिंग बहुत इजी है, ठीक है। एक बार आप ये नोट करिए। देखिए बेटा, समझते हैं। सबसे पहला स्टेप अब हम समझेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर अब सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में देखिए क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ब्लड एंटर करता है, ब्लड एंटर्स इनटू द ग्लोमेरुलस। कहाँ एंटर करेगा, इस ग्लोमेरुलस, अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इसके अंदर एंटर करेगा, ठीक है। कहाँ से एंटर करेगा, रीनल आर्टरी से, फ्रॉम रीनल आर्टरी, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि रीनल आर्टरी में ही डर्टी ब्लड होता है। डर्टी ब्लड मींस जिसमें यूरिया होता है, ठीक है। तो यूरिया वाला जो ब्लड है वो रीनल आर्टरी में होता है। तो रीनल आर्टरी से होता हुआ फिर वो एफरेंट आर्टरियोल में आएगा। ये रहा, दिस इज एफरेंट आर्टरियोल। और एफरेंट आर्टरियोल जो है, इसका जो डायमीटर होता है
ये जो ब्लड कैपिलरी है एफरेंट आर्टरियोल, इसका जो डायमीटर होता है ये लार्ज होता है। क्यों होता है? ताकि ब्लड प्रेशर के साथ नीचे की तरफ ग्लोमेरुलस में आए। देखिए अगर वो प्रेशर के साथ नहीं आएगा तो आगे फिर ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और स्टेप्स भी नहीं हो पाएंगे। तो एक प्रेशर होता है यहाँ पर किसके कारण? एफरेंट आर्टरियोल के कारण प्रेशर एक्सर्ट होता है। यहाँ पे मैं इसलिए इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा रही क्योंकि 10th लेवल में सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी तो वो +1 में आ जाएगा सारा का सारा, तो वहां उतना करने की जरूरत नहीं है। आपका 10th में इतना ही है, इसलिए मैं बेसिक पॉइंट्स आपको बता रही हूँ 10th लेवल में सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। अदरवाइज तो अगर हम माने तो एफरेंट आर्टरियोल की भी यहाँ पर पूरी हिस्ट्री है कि एफरेंट आर्टरियोल क्या होता है, कितना उसका डायमीटर होता है, किस तरीके से प्रेशर आता है, ठीक है। वो चीजें हमने यहाँ नहीं करनी है, वो +1 का पार्ट है, वो +1 वाले बच्चे करेंगे। 10th में सिर्फ बोर्ड से रिलेटेड जो बेसिक्स है इस टॉपिक से रिलेटेड वही हम करेंगे। तो इसलिए ये मैं सोचेगा कि मैम ने थोड़ा सा कम बताया, नहीं 10th के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ ये सब, ठीक है। +1 के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, थोड़ा सा +1 के अकॉर्डिंग मैंने करवाया है। वो ये कि जैसे एफरेंट आर्टरियोल हो गया, ईफरेंट आर्टरियोल, ये आपकी बुक में नेम नहीं है, होंगे भी थोड़े बहुत लेकिन डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। पीसीटी नहीं है, डीसीटी नहीं है, इसलिए मैंने रब कर दिए, हैंलिस ग्रुप का नाम नहीं ले रखा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ही डिस्क्रिप्शन है, ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं 10th के अकॉर्डिंग इसको करवा दूंगी। तो चलिए एक बार दोबारा से आते हैं, रिडायरेक्ट करते हैं वापस। अल्ट्राफिल्ट्रेशन मीन्स कि ब्लड जो आएगा वो रीनल आर्टरी से होता हुआ कहाँ जाएगा? एफरेंट आर्टरियोल। और एफरेंट आर्टरियोल का जो डायमीटर है वो क्या होता है? लार्ज होता है, ताकि ब्लड प्रेशर के साथ आगे ग्लोमेरुलस में आए, ठीक है। और ग्लोमेरुलस में आते ही ब्लड क्या हो जाएगा? ब्लड फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ चला जाएगा फिल्टर होके? आगे, और ब्लड कैपिलरीज में इस तरीके से ये घूम रहा है ब्लड, ये जाता हुआ कहाँ आ जाएगा? रीनल वेन के पास आ जाएगा। यानी कि अब जो ब्लड आया वो छन के आया, फिल्टर होके आया। तो ब्लड में जो यूरिया था ना, और भी कई चीजें थी, और जो यूरिया था वो कहाँ रह जाएगा? वो यहाँ बोमन्स कैप्सूल में रह जाएगा। यानी कि ब्लड के अंदर का जो फिल्ट्रेट था वो कहाँ पर रह जाएगा? इस बोमन्स कैप्सूल में रह जाएगा। और ब्लड इन स्लिट्स, जो स्लिट्स कैपिलरीज में प्रेजेंट थी, यहाँ से छन के साफ हो गया वो ब्लड, डर्टी नहीं रहा क्योंकि उसमें से यूरिया निकल चुका है। यानी कि फिल्ट्रेट जो भी ब्लड के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस थे वो सारे कहाँ कलेक्ट हो गए? यहाँ पर कलेक्ट हो गए, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा थे, अब एक्स्ट्रा सबसे ज्यादा तो यूरिया ही था, यूरिया को भी बाहर निकालना था, मेन रीजन तो यही था। लेकिन उसके साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी बाहर आते हैं कुछ अमाउंट में, ठीक है। तो वो सारा का सारा फिल्ट्रेट कहाँ रह जाएगा? बोमन्स कैप्सूल में। दिस इज कप शेप बोमन्स कैप्सूल। और ब्लड फिल्टर होके फिर आगे कहाँ चला जाएगा? साफ होके रीनल वेन में। तो रीनल वेन में जो ब्लड गया वो साफ होकर गया, उसमें अब यूरिया नहीं है। और रीनल वेन में जो ब्लड गया वो किसके थ्रू गया? दैट इज थ्रू ईफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। ईफरेंट आर्टरियोल के थ्रू वो कहाँ जाएगा? रीनल वेन में चला जाएगा। और ईफरेंट आर्टरियोल का जो डायमीटर होता है वो एज कंपैरिजन टू एफरेंट आर्टरियोल क्या होता है? लेस होता है, कम होता है। यहाँ पे ज्यादा डिस्क्रिप्शन मैं नहीं दूंगी, दैट इज फ्रॉम +1, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एफरेंट आर्टरियोल का ज्यादा होता है क्योंकि प्रेशर ज्यादा चाहिए होता है, ईफरेंट आर्टरियोल का कम होता है क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा नहीं चाहिए होता है, ठीक है। क्लियर है इतना? सो यही बात बता रखी है। एंड फिल्ट्रेट फ्रॉम ब्लड कलेक्ट्स इन द बोमन्स कैप्सूल। तो जो भी फिल्ट्रेट था, जो ब्लड छना, वो फिल्ट्रेट कहाँ कलेक्ट हो गया? बोमन्स कैप्सूल में। और फिल्टर ब्लड आगे कहाँ चला गया? ब्लड कैपिलरीज में चला गया और ईफरेंट आर्टरियोल से होता हुआ रीनल वेन में चला गया, ठीक है। अभी साफ ब्लड गया, यहाँ पे यूरिया नहीं है। तो अब यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है वो क्या क्या बचा? क्या यूजफुल सब्सटेंसेस थे फिल्ट्रेट में, क्या हार्मफुल थे? हार्मफुल तो आपको पता है यूरिया है या फिर कुछ सॉल्ट्स होंगे। तो यूजफुल सब्सटेंसेस भी थे, वो क्यों निकले? उनका निकलना भी जरूरी है। मैंने अभी बोला कि ऑस्मो रेगुलेशन के लिए ये चीजें निकलनी बहुत जरूरी होती हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट स्टेप था, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दिस स्टेप इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। और इसका एक रेशियो होता है कि एक दिन में इतना ब्लड फिल्टर होना चाहिए ह्यूमन बॉडी में, वो भी +1 में है, वो मैं नहीं बता रही आपको, ठीक है। कि इसलिए ये यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए डायमीटर इसका ज्यादा होता है, ताकि उतना तो ब्लड फिल्टर हो पाए एक दिन में ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। ये थोड़ा सा रीजन था, इसलिए इसका डायमीटर ज्यादा होता है। तो इतना क्लियर है? फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर है। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या था? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे अब आगे कि फिल्ट्रेट में क्या क्या चीजें बची, ठीक है। और अभी फिल्ट्रेट कहाँ पे मूव करेगा? अभी फिल्ट्रेट बोमन्स कैप्सूल से होता हुआ इस ट्यूबुलर पार्ट में आएगा। ट्यूबुलर पार्ट के 3 पार्ट्स थे, पीसीटी, हैंलिस लूप एंड डीसीटी। तो अब यहाँ घूमेगा वो,
दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, एक बार आप ये नोट करिए। चलिए बेटा सेकेंड स्टेप पढ़ते हैं अब हम लोग। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो गया। अब अल्ट्राफिल्ट्रेशन में यहाँ फिल्ट्रेट रह गया था। अब उस फिल्ट्रेट में क्या क्या चीजें थी, फिल्ट्रेट में क्या क्या होगा, ग्लूकोज यूजफुल है, ठीक है, अमीनो एसिड्स यूजफुल हैं, सॉल्ट्स कौन सी यूजफुल है, NaCl यूजफुल है, HCO3 इतनी यूजफुल नहीं है, अनवांटेड है अगर ये ज्यादा हो जाए तो, एटसेट्रा और भी कई सॉल्ट्स होती हैं, यूरिया यूजफुल नहीं है, वाटर यूजफुल है, ठीक है। तो ये सब चीजें यूजफुल और हार्मफुल दोनों ही क्या है, फिल्ट्रेट के अंदर है। तो फिल्ट्रेट में ये सारी चीजें यहाँ पर रह गई थी बोमन्स कैप्सूल में। अब ये बोमन्स कैप्सूल से ये आगे की तरफ जाएगा, फिल्ट्रेट मूव्स इनटू द ट्यूबुलर पार्ट, इस वाले पोर्शन में ये जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे इस वाले पोर्शन में ये मूव करेगा, पहले किस में आया, यहाँ पर पीसीटी में, दिस वन इज पीसीटी। ये कॉइल्ड पोर्शन जो था फर्स्ट क्या था हमारा, पीसीटी था ना, तो पहले फर्स्ट पोर्शन में आया वो फिल्ट्रेट, दैट इज पीसीटी। फिर वो कहाँ जाएगा, इस हैनलेज लूप में जाएगा, ठीक है। फिर वो कहाँ जाएगा, इस डीसीटी में, ये जो हमारा कॉइल्ड पोर्शन है दैट इज डीसीटी, ठीक है, यहाँ तक पहुंच जाएगा वो। तो जैसे जैसे वो मूव कर रहा है वैसे वैसे वो क्या कर रहा है, साथ साथ वो यूजफुल सब्सटेंसेस को रिलीज कर रहा है, ठीक है। यूजफुल सब्सटेंसेस कौन कौन से थे, ग्लूकोज, ये लिखा हुआ है देखिए, ग्लूकोज, ऑल अमीनो एसिड्स, NaCl, वाटर, ये सारे यूजफुल सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं। कहाँ से, ट्यूबुलर पार्ट से, इसमें सराउंडेड ब्लड कैपिलरीज में। ये जो सराउंडेड ब्लड कैपिलरीज है ना, इसके अंदर यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये फिल्ट्रेट आया तो यहाँ से यूजफुल सब्सटेंसेस इस ब्लड कैपिलरी में चले गए, यहाँ पे आया तो यहाँ चले गए, यहाँ पे आया तो इधर हैनलेज लूप की तरफ आया तो यहाँ से ब्लड कैपिलरी में चले गए, फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे, इधर ब्लड कैपिलरी में। इस तरीके से ये ब्लड कैपिलरी में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो साथ साथ क्या कर रहा है, फिल्ट्रेट में से यूजफुल सब्सटेंसेस को ट्यूबुलर पार्ट क्या कर रहा है, सराउंडेड ब्लड कैपिलरीज में रिलीज करवा रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड, सेलेक्ट करके करवा रहा है। सेलेक्टेड है ना, बाकी सारे तो नहीं गए ना, क्या क्या बच गए, अनवांटेड सॉल्ट्स रहेगी, ठीक है, जैसे HCO3 रह गया, यूरिया रह गया, ठीक है, कुछ अमाउंट में वाटर भी रह गया, तो वो चीजें सारी नहीं गई, कुछ एक गई, सेलेक्टिव गया, सेलेक्टिव पोर्शन। तो दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, कि एक बार ब्लड से वो निकल गया लेकिन वापस फिर कहाँ चला गया, रीअब्जॉर्ब कर लिया ब्लड ने, तभी ये वर्ड यूज किया गया रीअब्जॉर्प्शन। और सेलेक्टिव पार्ट गया इसलिए से क्या बोला गया, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इस तरीके से फिल्ट्रेट मूव करेगा इस ट्यूबुलर पार्ट में और कहाँ जाएगा, सराउंडेड ब्लड कैपिलरीज में जाएगा। इसका भी रीजन है कि ये क्यों जाता है, इसकी वजह से भी क्या होता है, यूरिन बनता है। देखिए बचा क्या, पीछे ट्यूबुलर पार्ट में क्या बच गया, सारा तो कहाँ चला गया, ब्लड कैपिलरीज में बच क्या गया, यूरिया बच गया, ठीक है, जो नहीं गया, कुछ अमाउंट वाटर भी बच गया, और अनवांटेड सॉल्ट्स यानी कि ये HCO3 नेगेटिव ये बच गया। अब ये चीजें मिलके, और भी कुछ एक चीजें होती हैं, सॉल्ट्स होती हैं, एसिड्स होते हैं, तो ये सब चीजें मिलके क्या बनाएंगी, ये सब चीजें मिलके बनाएंगी यूरिन। किसके अंदर रहेगा, ये ट्यूबुलर पार्ट में, कहाँ तक, यहाँ तक पहुंच जाएगा, डीसीटी तक, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीजें रहेगी, डीसीटी में ये चीजें रहेगी। कौन कौन सी रहेगी, अनवांटेड सॉल्ट्स रह गए, यूरिया रह गया, लेस वाटर रह गया, और कुछ एसिड्स रह गए। वो मूव करता हुआ यहाँ पर आ गया, साथ साथ वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, जो भी अच्छी चीजें थी उसने सराउंडिंग किसमें दे दी, ब्लड कैपिलरीज में, और ये सारी चीजें जो अनवांटेड हैं वो क्या कहलाएंगी, यूरिन। अब ये यूरिन यहाँ से कहाँ एंटर कर जाएगा, इस कलेक्टिंग डक्ट में एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब देखो यही काम था, उसने क्या कर दिया, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बना दिया और यूरिया को इस कलेक्टिंग डक्ट तक ला दिया। तो सेकंड स्टेप में यही हुआ, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसी के साथ ही थर्ड स्टेप भी होता है, दैट इज सिक्रीशन। अब सिक्रीशन में क्या होगा, जो भी ये चीजें गई, जैसे वाटर और सॉल्ट्स जा रहे हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में, इस तरीके से जा रहे हैं ट्यूबुलर पार्ट से सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज में जा रहे हैं। तो ब्लड कैपिलरीज में भी क्या हो रहा है, हो सकता है हाई कंसंट्रेशन हो जाए आयंस यानी कि सॉल्ट्स और वाटर की, तो वापस क्या करेगा, वापस वो ट्यूबुलर पार्ट में डाल देगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे वो मूव हो रहा है, वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी कर रहा है, वो साथ साथ सिक्रीशन भी कर रहा है।
तो सिक्रीशन ऑफ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होने की वजह से दो काम हो रहे हैं, एक तो यूरिन बन रहा है और दूसरा सिक्रीशन होने की वजह से ऑस्मो रेगुलेशन हो रहा है। बॉडी के अंदर वाटर और आयंस का बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। यही मैंने बोला था ना कि एक स्टेप में ऐसा भी आएगा कि ऑस्मो रेगुलेशन होगी, तो वो दैट इज थर्ड स्टेप सिक्रीशन। तो यही सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के साथ ही हमारा एक और स्टेप हो गया, दैट इज सिक्रीशन। सिक्रीशन में ब्लड कैपिलरीज वापस क्या कर देंगी, ट्यूबुलर पार्ट में थोड़ा थोड़ा सॉल्ट और जो वाटर है वो वापस भेज देंगी, ताकि बॉडी में ऑर्गन्स में उनका लेवल राइज ना हो। और हो सकता है कि जब सेल्स उसको यूज कर लें तो वो वापस फिर ट्यूबुलर पार्ट से ले भी लेगी, तो दैट इज सिक्रीशन। वो सिक्रीशन हो रही है बार बार, वो ब्लड उसमें ट्यूबुलर पार्ट में वापस भेज रहा है, और ट्यूबुलर पार्ट क्या कर रहा है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करके वापस ब्लड में भेज रहा है। इस तरीके से ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता रहता है, ऑस्मो रेगुलेशन होती रहती है। लेकिन साथ साथ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के कारण क्या बना, यूरिन भी बना, ठीक है। ये चीजें डीसीटी में रहेगी यहाँ पर। और अब ये यूरिन कहाँ एंटर कर जाएगा, इस कलेक्टिंग डक्ट में एंटर कर जाएगा। और ये कलेक्टिंग डक्ट किससे कनेक्ट होती है, दिस कलेक्टिंग डक्ट इज कनेक्टेड टू यूरेटर्स। आपने लास्ट लेक्चर रिमाइंड किए कि जी वहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो था उसमें यूरेटर्स बनाए थे ना, इस तरीके से। मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ यहाँ पर, यहाँ पे ये किडनी रफ सा बना रही हूँ मैं थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए। ये किडनीज थी, ठीक है। यहाँ पर रीनल आर्टरी और रीनल वेन थे, और यहीं से हमारा क्या था, ये यूरेटर्स निकलते थे। यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर था और ये यूरेथ्रा था, यही था ना, इस तरह का स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो यहाँ ये इन यूरेटर से क्या कनेक्ट है, इन यूरेटर से यहाँ पर क्या कनेक्ट है, दिस कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट से अब यूरेटर्स में क्या आ रहा है, यूरिन आ रहा है, और वो यूरिन फिर इस यूरिनरी ब्लैडर में एंटर कर रहा है, और यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर हो रहा है। और फिर जब प्रेशर बनता है तो उसके बाद यूरेथ्रा से वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यूरिन के थ्रू क्या निकल गया, हमारा मेन क्या था मोटिव, यूरिया को बाहर निकालना, ठीक है। क्लियर है इतना बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, उसकी लेबलिंग और की फंक्शनिंग कि किस तरीके से ये एक्सक्रीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा सिर्फ अब एक चीज और रहेगी है, दैट इज डायलिसिस, ठीक है, हीमोडायलिसिस। जब किसी की किडनी फेल हो जाती है, किडनी वर्क नहीं करती है, तो आर्टिफिशियल जो है ब्लड को फिल्टर साफ करवाया जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स जो सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है, और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर फॉर यू, एंड सो दैट इज फिनिश फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच, बाय।